Hello everyone, this is Advocate Priyanka, and now a very important question from public international law is what are the sources of international law? Yes, if we talk about the sources of international law, तो there are 5 to 6 sources, 5 से 6 source होते हैं international law के, जिसमें से 5 तो बहुत important है और 6th को हमने include कर दिया है. Article 38 of International Court of Justice says that there are majorly 5 sources of international law. Number one, international convention. Number two, international customs. Number three, general principles of law recognized by states. Number four, judicial decisions and their juristic works. एंड नंबर 5 डिसीजंस ऑफ ऑर्गन्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. इसमें आप जुरिस्टिक वर्क और जुडिशियल डिसीजन को अलग अलग भी कर सकते हैं या आप एक में भी डाल सकते हैं. तो इन टोटल देयर आर 6. ठीक है, 6 सोर्स है इंटरनेशनल जो लॉ है उसके. अब हम इसको 1 बाय 1 एक एक सोर्स को ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है. नंबर 1, अगर हम बात करें इंटरनेशनल कन्वेंशंस की, जिसको हम ट्रीटीज़ भी बोलते हैं, तो ये जो टर्म कन्वेंशन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एनी ट्रीटी, एनी प्रोटोकॉल या कोई अग्रीमेंट, किसी भी तरीके का कोई अग्रीमेंट हुआ हो, कोई ट्रीटी बनी हो, कोई आपका प्रोटोकॉल हो जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38 में मेंशन्ड है. ये सबसे पहला सोर्स होगा इंटरनेशनल लॉ का. मॉडर्न टाइम पे इंटरनेशनल ट्रीटीज सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ वीना कन्वेंशन एज द लॉ ऑफ ट्रीटी, एक ट्रीटी का मतलब होता है कोई भी एग्रीमेंट जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में हुआ हो, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल अग्रीमेंट. और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं या इंटरनेशनल, जिसको हम कन्वेंशन भी बोलते हैं, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा भी फॉलो किया जा सकता है. इसीलिए इस बेस पे हम इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक जनरल ट्रीटी एंड एक पर्टिकुलर ट्रीटी. जनरल ट्रीटी का मतलब होता है जो बहुत सारी कंट्रीज़ जिसमें पार्टिसिपेंट्स रही हों और बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ हो, जैसे हेग कन्वेंशन हुआ, आपका जिनेवा कन्वेंशन हुआ, ये सारे जो हैं ये जनरल हैं. इसके अलावा जो पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर का मतलब जैसे कि कोई पर्टिकुलर किसी डोमेस्टिक लॉ पे बना है, या आप कह सकते हैं कि 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि आपका जो जनरल होता है वो कई सारी कंट्रीज़ के बीच में होता है. पर्टिकुलर होता है जब 2 कंट्री, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रीटी हुई, दैट इज़ पर्टिकुलर. तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी के अंडर आएगा. उसके बाद आपका जो दूसरा सोर्स है वो है इंटरनेशनल कस्टम्स. अब इंटरनेशनल कस्टम्स क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कस्टम्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफ सोर्स ऑफ लॉ है, जो ये बोलता है कि मॉडर्न पीरियड में कस्टम का मतलब है कोई हैबिट जो सदियों से चलती आ रही है. अब उस हैबिट को बार बार रिपीट कर करके ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने उसको एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ बना लिया है. कस्टम यूजेजेस जो काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहे हैं, यूँ तो इनकन्सिस्टेंट है, बट ये कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता है. तो हम इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं, जो कस्टम्स हैं उनको. अब ये जो कस्टम्स हैं ये प्रैक्टिसेस होती हैं जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, इनकी यूजेज इनको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है. तो स्टार्क ने इसके पीछे कहा कि स्टार्क कहते हैं कि यूजेज इज अ प्राइमरी स्टेज एंड रेगुलर फॉलोइंग इज इट्स लीड्स टू कस्टम. अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं कस्टम्स के. क्या क्या एलिमेंट्स हैं? कितने टाइम से चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ कस्टम. नंबर 2 इज यूनिफॉर्मिटी, उस कस्टम में यूनिफॉर्मिटी कितनी है. थर्ड इज जनरलिटी, कितने लोग मानते हैं इसको. प्रिसाइज कितना है, रीजनेबल कितना है, एंड पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए. अगर एक कस्टम ड्यूरेबल है, यूनिफॉर्म है, जनरल है, प्रिसाइज है, रीजनेबल है और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना जाता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. अब उसके बाद जो हमारा जो तीसरा सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट्स. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट्स क्या बताते हैं? कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे डोमेस्टिक लॉज जो स्टेट अपनाता है. जैसे कि हर कंट्री ने, हर स्टेट ने अपने अपने लॉज बना रखे हैं, जैसे रेस जुडिकाटा हो गया, एस्टॉपल हो गया. ये कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो हर कोई बनाता है. जैसे रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है? एक बार केस डिसाइड हो गया तो वो सेम कोर्ट में दोबारा से रीओपन नहीं किया जाएगा. ऐसे ही एस्टॉपल, एक बार कह दिया सो कह दिया, वन सेड कैनॉट बी डिनाइड. इसके अलावा गुड फेथ, गुड फेथ मतलब इट इज़ फॉलोड एवरीवेयर. नेचुरल जस्टिस है, गुड फेथ है. प्रिस्क्रिप्शन की ज़्यादा टाइम से अगर कोई किसी जगह पर रह रहा है तो वो जगह उसकी
अपनी हो जाती है। जैसे इंडिया में भी एक लॉ है कि 12 साल तक अगर आप किसी जगह पर रह रहे हैं, उस पे आपने कब्जा किया हुआ है, तो वो जगह आपकी हो जाती है 12 साल के बाद। तो ये सारे जो है ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं जो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बात करते हैं चौथे सोर्सेस की। चौथा सोर्स है हमारा जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं? जो भी फैसले कोर्ट में लिए जाते हैं, जिनको हम प्रेसिडेंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे सोर्स हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं, सब्सिडरी सोर्सेस हैं। एनी डिसीजंस टेकन इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई पुराना लॉ है, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये लॉ नहीं होती, बट इसको एज अ सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। इसमें आपके आर्बिट्रेटरल ट्रिब्यूनल्स, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स के जो अवार्ड्स होते हैं, म्युनिसिपल कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं, रीजनल कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं, वो सब इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो इनको कहा जाता है जुडिशियल डिसीजन। इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद आपका जुरिस्टिक वर्क। व्हाट इज जुरिस्टिक वर्क? जुरिस्टिक वर्क का मतलब होता है जैसे कि आप कह सकते हैं ओपिनियंस ऑफ जुरिस्ट। जो अलग अलग जो जुरिस्ट है वो ओपिनियन देते हैं अपना अलग अलग, कोई भी केस डिसाइड करते हुए, केस कोई ट्रीटी फाइंड आउट करते हैं, कोई जुडिशियल डिसीजन देते हैं, तो वो सारा जुरिस्टिक वर्क के अंडर कंसिडर किया जाता है। अगेन आर्टिकल 38 में मेंशन्ड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिसीजंस और डिटर्मिनेशन ऑफ सम इंटरनेशनल बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गन्स। जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल बॉडी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती हैं, तो हमें उसको भी एक सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ट्रीट करना चाहिए। हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। जैसे कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि यूएन ने लिया है या कुछ, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा कुछ माइनर सोर्सेस और हैं, जैसे रीजंस है, स्टेट पेपर्स है, इक्विटी जस्टिस है, इनको भी बोला जा सकता है, बट दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ओनली दोज 5 and 6 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले बताए हैं। तो आपको इन्हीं को लिख कर आना है एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड दिस इज अ डेफिनेट क्वेश्चन विच कैन कम इन योर एग्जाम. So do study it properly, and in case of any doubt you can leave a message on 9953308400. Share this video with your classmates also, so that they can also gain the importance. Thank you.